आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस एलियट के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए जो कि हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम टीएस एलियट की बात करते हैं तो इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को और इनकी मृत्यु जो है 4 जनवरी 1965 को हो गई थी। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम पॉइंट को हम देख लेते हैं। विच प्ले डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ फाइनेंसर सर क्लाउड हु ट्रिक्स to fabricate an arrangement to seduce his childless wife, Lady Elizabeth, to adopt Colway, an illegitimate son of him। तो किस में होता है? द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एक प्ले होता है, नाटक होता है। इसका मतलब ये हुआ जो एक फाइनेंसर सर क्लाउड की कहानी के साथ खुलता है, यानी कि इसके कहानी के साथ ही ये ओपन होता है, जो अपनी संतानीन पत्नी लेडी एलिजाबेथ को बेहोश करने के लिए एक नाजायज़ बेटे को गोद लेने की व्यवस्था तैयार करने के लिए ट्रिक्स करता है। और वो प्ले कौन सा है, कौन से प्ले की स्टोरी है दोस्तों? फाइनेंशियर सर क्लाउड्स ट्रिक्स करता है टू फैब्रिकेट करने के लिए एन अरेंजमेंट। ओके, तो ये कौन सा प्ले है? द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क उस प्ले का नाम है जो कि टीएस एलियट के द्वारा लिखा है गया है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। अगला हम डिस्कस करेंगे विच प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द न्यूली रिटायर्ड लॉर्ड क्लेवरटन हु एनकाउंटर्स टू कैरेक्टर्स इन हिज पास्ट। और वो प्ले कौन सा है? द एल्डर स्टेट्समैन। दोस्तों कौन सा नाटक? नए सेवानिवृत्ति दी क्लैरस्टन की कहानी को कहता है, जो अपने अतीत के दो पात्रों का सामना करते हैं। उस प्ले का नाम है द एल्डर स्टेट्समैन। द यूजेज ऑफ पोएट्री, द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? उन्होंने कहा द यूजेज ऑफ पोएट्री एंड द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1933 में। अगला दूसरा है आफ्टर स्टेंज गॉड्स 1934 में, और नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1940 में। ये तीनों वर्क किसके हैं? वो टीएस एलियट के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। इसके बाद अल्दो लोगोज इज कॉमन टू ऑल। उन्होंने कहा हालांकि लोगोज सभी के लिए आम है, ज़्यादातर लोगों को अगर फिर मोस्ट ऑफ पीपल लिव्स रहते हैं इफ़ दे हैड अ विजडम ऑफ देयर ओन। उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादातर लोगों को अगर वे अपने स्वयं के ज्ञान था उनके अंदर, तो उन्होंने क्या करा? द वे अपवर्ड एंड द वे डाउनवर्ड आर द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ जाने का तरीका और नीचे का रास्ता एक जैसा है। इसी में एक हेराक्लिट्स नाम लिखा गया, हेराक्लिट्स। ओके, टीएस एलियट यूज्ड दिस एक्सर्प्ट एज एपिग्राफ, एक एपिग्राफ के रूप में यूज करते हैं फॉर वन ऑफ हिज पोइम, अपनी एक पोइम में। और उस पोइम का नाम क्या होता है? 4 क्वार्टेट्स दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हेलन गार्डनर, मोरिस बेट्स, एफ हो मेथेसिन, ह्यूज कैनर, डेनिस डनोंग्यू। थोड़े से नाम टफ हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हेलन गार्डनर, मारिस बेटस, एफ हो माथेथेसिन, ह्यू केनर, डेनिस डोनांग्यू, डोनाल्ड जे चाइल्ड्स। इसके बाद में डेविड मूडी। कुछ आलोचकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिन्होंने काम किया। द नेम ऑफ सम क्रिटिक्स हु वर्कड ऑन द वर्क्स ऑफ टीएस एलियट में। टीएस एलियट के साथ वर्क किया था इन आलोचकों ने। हेलन गार्डनर रोड द बुक ऑन एलियट। हेलन गार्डनर ने एलियट के ऊपर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था? जो कि हेलन गार्डनर के द्वारा लिखी गई थी टीएस एलियट के ऊपर, उसका नाम था, याद रखिएगा, द आर्ट्स ऑफ टीएस एलियट। अगला टीएस एलियट की जो है एपिथाप, यानी कि कब्र पर अंकित शब्द कौन से हैं? तो हम आपसे अगर पूछें कि टीएस एलियट की कब्र पर कौन से शब्द लिखे हुए हैं, तो ये वाले शब्द दोस्तों लिखे हुए हैं। विच पोइट्स एपिथाप रीड्स, ओके, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टर्न्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। और ये लिए कहाँ से की लाइनें? फ्रॉम 4 क्वार्टेट्स
यानी कि ईस्ट कुकर से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किस कवि का महाकाव्य पढ़ता है मृतकों के संचार को जीवित भाषा से परे आग से जीभ से दबाया जाता है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा कोटेशन ये कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। इस लाइन को याद रखिएगा और इस लाइन का अर्थ हुआ मेरे अंत में मेरी शुरुआत, मेरी शुरुआत में मेरा अंत है और मेरे अंत में मेरी शुरुआत है। दोस्तों ईस्ट कॉकर के द्वारा इसको 4 क्वार्टर्स में टी.एस. एलियट के द्वारा की एपिथाफ के लिए। अगला, बिसाइड्स मिस बेस्टन रिचुअल टू द रोमांस एलियट्स इन इज इंडेप्टेड टू अनदर वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच वर्क द गोल्डन वर्क। मिस बेस्टन के अनुष्ठान से रोमांस तक एलियट ने विज्ञान यानी कि न्यू एंथ्रोपोलॉजी यानी कि निर्विज्ञान के दूसरे काम के लिए ऋणी हैं। कौन सा काम है वो? तो द गोल्डन वर्क। इसके बाद एलियट इज इंडेप्टेड, एलियट ऋणी हैं टू वर्क्स द गोल्डन वर्क एंड द अदर इज, एक गोल्डन वर्क की बात की है और दूसरा एडोनिस, एटिस एंड ओरिसिस। किसकी बात की है इन्होंने? एलियट 2 कामों के लिए ऋणी है, एक तो नाम दिया है गोल्डन बाफ का और दूसरा आपको क्या नाम है? एडोनिस, एटिस और ओसिरिस। 10 नंबर का पॉइंट देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल मिगलियर फेब्रो? ओके, द बेटर क्राफ्ट्समैन में उन्होंने कहा आई.एल. मिगिलवर फेब्रोव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों द बेटर क्राफ्ट्समैन। अगला, द टाइटल अ गेम ऑफ चेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्ले ऑफ प्ले बाई। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अ गेम ऑफ चेस शीर्षक एक नाटक से लिया गया है। अ गेम ऑफ चेस शीर्षक जो है एक नाटक से लिया गया। उस नाटक का क्या नाम है? थॉमस मिडल्टन। किसके थॉमस मिडल्टन दोस्तों। इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्ले, एक प्ले से लिया गया और वो प्ले किसके द्वारा लिखा गया? बाई थॉमस मिडल्टन। यानी कि थॉमस मिडल्टन के प्ले से ये टाइटल लिया गया है। वेस्टलैंड का पार्ट है अ गेम ऑफ चेस। अगला, वेस्टलैंड 5 भागों में लिखे गए, ध्यान रखना। पहला भाग इसका था द ब्यूरियल ऑफ द डेथ, दूसरा था अ गेम ऑफ चेस, तीसरा था द फायर सरमन, चौथा था डेथ बाय वाटर और 5वां था व्हाट द थंडर सेड। ये 5 भाग में इसको लिखा गया था वेस्टलैंड को, ध्यान रखिएगा। ओके, 5 पार्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। वेस्टलैंड कितने कभी कभी पूछ लेते हैं, KBS के 2017 में ये पूछा गया था, नहीं TGT के 2014 में, झारखंड में PGT में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला, एलियट्स ग्रैंडफादर वाज अ यूनिटेरियन क्लर्जीमैन हुज रिलीजियस जील brought him to the St. Louis in 1834. What is the name of the Eliot's grandfather? अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एलियट के ग्रैंडफादर की बात की गई थी कि एलियट के दादाजी एक यूनिटेरियन पादरी थे जिनके धार्मिक उत्साह ने उन्हें 1934 में सेंट लुइस में लाया। और एलियट के दादाजी का नाम क्या है? अगर तुमसे पूछे कि टी.एस. एलियट के दादाजी का क्या नाम है तो क्या बताओगे? विलियम ग्रीनलीफ एलियट। कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, टी.एस. एलियट के दादाजी का नाम क्या है? विलियम ग्रीनलीफ एलियट। अगला, एलियट्स फादर सफर्ड द गिल्टी ऑफ नॉट हैविंग बिकम अ क्लर्जीमैन। एलियट, यहाँ पे एलियट के पिता के नहीं बनने के अपराध का सामना करना पड़ा। क्या नहीं बनने के अपराध का सामना करना पड़ा? एक क्लर्जीमैन ना बनने के। ओके, इन दिस ईयर, इस साल एलियट बिकेम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। ही वाज आल्सो कन्फर्म्ड इन द एंग्लिकन चर्च ड्यूरिंग दिस ईयर इज, वो साल कौन सी थी? 1927। इस वर्ष में एलियट एक ब्रिटिश विषय बन गया। ओके, इस वर्ष के दौरान
एंग्लिकन चर्च में भी उनकी पुष्टि हुई। वह वर्ष कौन सी थी? 1927 में। फिर इलियट रिसीव a solid classical education at Smith Academy in सेंट लुइस। इलियट ने स्मिथ अकादमी में एक सेंट लुइस की इलियट रिसीव द सॉलिड क्लासिकल एजुकेशन एट स्मिथ अकेडमी इन सेंट लुइस में। दोस्तों ये स्मिथ अकेडमी कहाँ है? सेंट लुइस नामक जगह पर। दोस्तों इसके बाद में 16 नंबर का, इन प्रिपरेशन फॉर हिज एंट्रेंस टू हार्वर्ड इन 1906 इलियट अटेंडेड मिल्टन अकेडमी इन मैसाचुसेट्स में। किसमें? मैसाचुसेट्स में। 1906 में हार्वर्ड के अपने प्रवेश की तैयारी में एलियट ने मिल्टन एकेडमी में भाग लिया। और वो क्या कब? इन मैसाचुसेट्स। वो मिल्टन एकेडमी का है मैसाचुसेट्स में। अगला, एलियट फॉलोड द लीप ऑफ आर्थर साइमंस द सिंबलिस्ट मूवमेंट। ये हमने जब हम टी.एस. इलियट की बायोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो कि 1899 में ही रीड द फ्रेंच सिंबलिस्ट ऑन फ्रेंच सिंबलिस्ट वाज हिज फेवरेट। व्हाट इज हिज नेम? ओके, जूल्स लेफेरजू। यानी कि एलियट ने साहित्य में आर्थर साइमंस द सिंबलिस्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया। उन्होंने फ्रांसीसी प्रतीकों को पढ़ा। एक फ्रांसीसी प्रतीकवादी उनका पसंदीदा था, उसका नाम क्या था? तो जूल्स ओके लेफोर्जी। अगला, एलियट वाज अवार्डेड आ सेल्डम ट्रैवलिंग फेलोशिप इन 1940। एलियट को 1914 में सेल्डन ट्रैवलिंग फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी थीसिस ही प्लान टू ट्रैवल ऑन द कॉन्टिनेंट, देन ही टेक अप अ रेजिडेंस एट द मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड टू राइट हिज थीसिस। ही वाज राइटिंग हिज थीसिस ऑन F.H. ब्रैडले। इसका मतलब ये हुआ कि एलियट ने 1914 में सेल्डन ट्रैवलिंग फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी थीसिस लिखने के लिए आर्टन के मैटन कॉलेज में निवास करने के लिए कॉन्टिनेंट की यात्रा, कई सारे कॉन्टिनेंट की यात्रा करने की योजना बनाई। वह अपनी थीसिस किस पर लिख रहा था? तो F.H. ब्रैडले पर। दोस्तों इसके बाद डिस्कस करेंगे ही वेंट टू मार्वर्ड जर्मनी फॉर आ समर प्रोग्राम okay in philosophy but left after 2 weeks because war was imminent. When did he go to Marburg? वह दर्शन के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के लिए जर्मनी के मार्बर्ग गए, लेकिन 2 सप्ताह के बाद वहां से चले गए क्योंकि युद्ध आसन्न था। ओके, वह कब मार्बर्ग गए थे वो समय आपको बताना है। ओके, तो इन जुलाई 1914 में। कहाँ मार्बर्ग कब गए थे? इन जुलाई 1914 में। इसके बाद किसने इंट्रोड्यूस कराया एलियट को टू एजरा पाउंड से? यानी कि एजरा पाउंड से एलियट को परिचय कराने वाला व्यक्ति कौन था? और हु बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ? वो थे कोनराड एकिन। यानी कि एलियट को एजरा पाउंड से किसने परिचित कराया? जो उनके जीवन का सबसे प्रतिभाशाली साहित्यिक प्रभाव बन गया था, वो कोनराड एकिन थे। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजरा पाउंड। ओके, एजरा पाउंड बुक के लेखक कौन हैं? हिज मैट्रिक एंड पोएट्री। एजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टी.एस. एलियट हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलियट्स फर्स्ट वाइफ वाज विवेन। ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर 1932। शी सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस। दोस्तों यहाँ पर बताया एलियट की पहली पत्नी विवियन थी। वह 1932 में टी.एस. एलियट से अलग हो गई थी। वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। दोस्तों मेंटल
इलनेस से पीड़ित थी। ऑन जनवरी 10 जनवरी 1957 को एलियट मैरिड कर लेते हैं, टी एस एलियट शादी कर लेते हैं वैलेरी फ्लेचर से। सी वर्कड फॉर हिम, जिसने वो काम करती थी उनके लिए फॉर 8 ईयर्स से। वेयर डिड सी वर्क, वो कहाँ काम करती थी, तो फेवर एंड फेवर में दोस्तों। इसके बाद 10 जनवरी 1957 को एलियट ने वैलेरी फ्लेचर से शादी की। उसने 8 साल तक उनके साथ काम किया। उसने कहाँ काम किया, तो फेवर एंड फेवर में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हम बात करेंगे, दिस प्ले इज अबाउट द सिन ऑफ पेरेंट्स एंड एक्सपाइशन बाय देयर सक्सेसर्स, नेम दिस प्ले। तो द फैमिली रीयूनियन, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि यह नाटक माता पिता के पाप और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए शोषण के बारे में है। तो जिसमें माता पिता के पाप और उत्तराधिकारियों के द्वारा किए गए शोषण के बारे में ऐसा कौन सा नाटक है, उस नाटक का नाम क्या है, तो दी फैमिली रीयूनियन नाम है दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, विच प्ले डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ। ओके, द कॉकटेल पार्टी। कौन है, कॉकटेल पार्टी दोस्तों। कौन सा नाटक पति पत्नी की आपसी समझ से के प्रश्न से संबंधित है, कॉकटेल पार्टी, म्यूचुअल कंसेंट। द एपिग्राफ ऑफ बेस्टलैंड इज फ्रॉम, कहाँ से आए हैं एपिग्राफ बेस्टलैंड पे, द बेस्टलैंड का एपिग्राफ है पेट्रोनियस आर्बिटर का सत्रेकन, यानी कि हम ये कह सकते हैं द सत्रेकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। फिर रिपीट कर देते हैं, द सत्रेकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। ओके, द एपिग्राफ ऑफ द बेस्टलैंड इज फ्रॉम। ओके, बेस्टलैंड पर जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया, द सत्रेकन ऑफ पेट्रोनस आर्बिटर। एलियट हैज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम टू, एलियट हैज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम टू एजरा पाउंड नेम। उस वह पोएम का नाम कौन सा है जिसको टी एस एलियट ने एजरा पाउंड के लिए डेडिकेट किया है, उस पोएम का नाम है द बेस्टलैंड। और ये द बेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई थी और ये 5 भागों में डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, बेस्टलैंड एक लॉन्ग पोएम है जो कि टी एस एलियट के द्वारा 1922 में पब्लिश करवाई गई थी दोस्तों, और ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है, ध्यान रखना। द ब्यूरियल ऑफ द डेथ, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, द डेथ बाय वाटर और व्हाट दिस थंडर सेड। इसमें अगला हम बात करेंगे, एलियट डिस्क्राइब गंगा एज। एलियट जो है वो गंगा को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं, संकन के रूप में। उन्होंने कहा कि एलियट ने गंगा के बारे में वर्णन किया तो सुंकन। अगला, द इंडक्शन ऑफ 4 संस्कृत वर्ड्स इन द बेस्टलैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। यहाँ पर ये बोला गया है द बेस्टलैंड के 4 संस्कृत शब्दों का समावेश है, किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद। फिर रिपीट कर देते हैं, ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन इसका इस तरीके से करोगे, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद से। तो फिर रिपीट कर देते हैं कि द बेस्टलैंड में 4 संस्कृत शब्दों का समावेश किया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। थोड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन इसलिए कई बार रिपीट कर दिया मैंने। विच मंथ इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द बेस्टलैंड। बेस्टलैंड में कौन से मंथ को सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट मंथ कहा जाता है, तो बेस्टलैंड के शुरुआत में अप्रैल को बताया जाता है द क्रूलेस्ट मंथ। कौन सा महीना द बेस्टलैंड का सबसे क्रूर महीना है, तो अप्रैल। इसके बाद में मैडम सिसोस्ट्रेस प्रसिद्ध क्लैरोबेट्स में दिखाई देते हैं। क्लैरोबेट
क्लेरोवेंट में अपीयर होती हैं द बेस्टलैंड। ओके, मैडम सिसोरेस्ट किस में दिखाई देती हैं? फेमस क्लेरोवेंट अपीयर्स इन द बेस्टलैंड। दोस्तों, दोज आर पल्स, क्या लिखा गया है? उन्होंने कहा यहाँ पर दोज आर पल्स डेट वर हिज आइज। Here Eliot has used the lines of Shakespeare of which drama is this line। तो इसमें किसको जिक्र किया गया? द टेम्पेस्ट के बारे में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस कहानी को। उन्होंने कहा वे मोती हैं जो उनकी आंखें थीं। दोज आर पर्ल्स डेट वर हिज आइज, वे मोती हैं जो उनकी आंखें थीं। यहाँ एलियट ने शेक्सपियर की पंक्तियों का उपयोग किया है। किस नाटक की ये पंक्तियाँ हैं? तो ये द टेम्पेस्ट नाटक की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। देयर आर द स्टोरी ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड। यहाँ पर लिल और उसके पति की कहानी है। दी बेस्टलैंड के किस भाग में ये दिखाई देता है? तो बेस्टलैंड के किस पार्ट में ये दिखाई देता है? सेकेंड पार्ट में, अ गेम ऑफ द चेस में। किस में? सेकेंड पार्ट, द गेम ऑफ द चेस में। ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे ओ डैड शेक्सपियरियन रैग इट्स सो एलिजेंट वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ हैं? द बेस्टलैंड में दोस्तों। हे कि शेक्सपियरियन राग ये बहुत सुंदर है, ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं? तो द वेस्टलैंड की दोस्तों। इसके बाद में ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जग 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 जग, सो रूडली पोस्ट ट्रॉय, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये भी वेस्टलैंड में। दो टुक दो टुक दो टुक, जुग 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 जुग, इतनी अशिष्टता को भूल गए तेरू। ये कहाँ हैं? ये रेखाएं कहाँ दिखाई देती हैं? ये चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? ये लाइंस कहाँ हैं? तो द बेस्ट लाइन की ये लाइनें हैं दोस्तों। हु इज़ द समैरा मर्चेंट इन द बेस्टलैंड। द बेस्टलैंड में समरना मर्चेंट कौन है? तो समरना मर्चेंट जो है वो कौन है? मिस्टर यूजेनाइट्स। कौन है? मिस्टर यूजेनाइट्स दोस्तों। इसके बाद में सिप CIF लिखा है। सिप लंदन दस्तावेज, लंदन डॉक्यूमेंट, फ्रेंच। दिस लाइन इज फ्रॉम द बेस्टलैंड। व्हाट इज सिप? सिप का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे सिप का मतलब क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फाइट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिप? ये थोड़ा बाई मिस प्रिंट हो गया, C.I.F, सॉरी F। ओके, इसकी फुल फॉर्म बताना है तो C फॉर कॉस्ट, I फॉर इंश्योरेंस, F फॉर फ्राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, बेन द ह्यूमन इंजन बेट्स लाइक अ टैक्सी traveling waiting, who is said to be a human engine here in the wasteland, the typist girl। जब मानव इंजन प्रतीक्षा करता है एक टैक्सी की तरह धड़कते हुए इंतजार, किसने कहा ये कि यहाँ द वेस्टलैंड में मानव इंजन है? तो वो द टाइपिस्ट गर्ल ने कहा था। एक्सप्लोरिंग हैंड्स, एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस। इसका मतलब क्या हुआ? सूखी हड्डियाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस, सूखी हड्डियाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द वेस्टलैंड किस भाग में ये लाइंस दिखाई देती हैं? द वेस्टलैंड डज दिस लाइन अपीयर? तो द फायर सरमन में दोस्तों। और द फायर सरमन क्या है? इनका तीसरा भाग है। वेस्टलैंड का पहला द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरा द गेम ऑफ चेस, और तीसरा द फायर सरमन। ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करेंगे हु इज द फिनोसियन सेलर इन द वेस्टलैंड। ओके, तो कौन होता है? फ्लेवस। कौन होता है दोस्तों? फ्लेवस। उन्होंने कहा कि वेस्टलैंड में जो फिनोनियन नाविक कौन होता है? तो वो फ्लेवस होता है। इसके बाद ड्राई बोन्स कैन हार्म्स नो वन। सॉरी,
यहाँ पर इसका मतलब बाय मिस्टेक एक्सप्लोरिंग एंड एनकाउंटर नो डिफेंस, मुझे कुछ गलत दिमाग में चल रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सप्लोरिंग हैंड्स का मतलब होता है कि तलाश के हाथों में कोई बचाव नहीं है। एनकाउंटर नो डिफेंस, तलाशी के हाथों में कोई बचाव नहीं है, उसको डिफाइन किया गया है दोस्तों। ओके, अर्थात तलाश के हाथों में कोई बचाव नहीं है। द बेस्ट लैंड किस भाग में ये लाइन दिखाई देती है? तो फायर सरमन में दोस्तों। इसके बाद फेनोसियन सेलर की बात हुई बेस्ट लैंड में, तो वो फेलुवस होता है। इसके बाद ये था ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, यानी कि सूखी हड्डियाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सूखी हड्डियाँ किसी को, ड्राई बोन्स कैन हार्म्स नो वन। इन विच पार्ट द बेस्ट लैंड डज द लाइन अपीयर वॉट द थंडर सेड, किसमें? ये अंतिम पार्ट होता है बेस्ट लैंड का, वॉट द थंडर सेड। इसके बाद हम फोर्थ एक आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें दत्ता दाऊदम दमयंता, दत्ता दाऊदम दमयंता, शांति 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 आर दी वर्ड्स यूज बाय एलियट ऑफ विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स। तो ये कौन सी लैंग्वेज के शब्द हैं? संस्कृत शब्द के हैं। ओके, दत्ता दाध्वम दमनता, शांति 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 एलियट द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं। ये शब्द किस भाषा के हैं? तो संस्कृत भाषा के। अगला 41 पॉइंट, इन द बेस्ट लैंड द हिमालयन आर सेड टू बी, यानी कि द बेस्ट लैंड में हिमालय को कहा जाता है क्या? हिमवंत। क्या कहा गया? हिमवंत। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट लैंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है टी.एस. एलियट का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग दोस्तों फिर से डिस्कस करेंगे 41 से लेकर के 80 पॉइंट नंबर तक, यानी कि 40 कल डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे साथियों, उनको नोट डाउन करते जाइएगा। इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे टी.एस. एलियट के बारे में थोड़ा थोड़ा करके। जय हिंद, जय भारत साथियों।